पिछले एक वर्षों से विश्व के भूगोल के मानचित्र पे एक क्षेत्र बहुत चर्चा में रहा और ये रहा काला सागर। ये आप देख पा रहे हैं पीछे ब्लैक सी है और ये बहुत चर्चा में रहा ब्लैक सी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्थान जो बिंदु बहुत चर्चा में रहता है उस बिंदु के आसपास उसके ज्योग्राफिकल एरिया से प्रश्न भी पूछे जाते हैं और उसके बारे में आपकी एक विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम काला सागर को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले काला सागर की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं और आप लोग भी एटलस के माध्यम से इस भौगोलिक स्थिति को सही से देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए ये है काला सागर, ब्लैक सी। तीन चार चीजें होती हैं कि पहली बात इसकी अवस्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका महत्व भी देखेंगे, इसमें रूस क्यों इतनी रुचि रखता है और जो हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसका पूरा क्या मायने है, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें अमेरिका की भी रुचि है काला सागर को लेकर के, अमेरिका भी इस पे पूरा, और इसका इतिहास हमेशा से विवादास्पद रहा है काला सागर का। हमेशा काला सागर को लेकर के रसिया टर्की के साथ रिलेशंस गड़बड़ होते रहे हैं। तो और ये यूएसएसआर के अमेरिका के साथ रिलेशंस खराब होते रहे हैं। अभी यूक्रेन के साथ रिलेशन खराब है, एक तरफ नाटो खड़ा है, दूसरी तरफ रूस खड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, ज्योग्राफी की। पहली बात, ये अवस्थित कहाँ है। देखिए ये यूरोप का पूर्वी, इधर यूरोप है पूरा। देखो मेरा काम ये है कि मैं विश्व मानचित्र को आप लोगों के लिए आसान बना दूं। इधर यूरोप कॉन्टिनेंट है और इधर एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया, ये पूरा एशिया है। रसिया आपका यूरोप में आता है, रसिया के नीचे का जितना भी क्षेत्र है सारा, ठीक है। रसिया आपका यूरोप और एशिया दोनों में आता है, लेकिन मॉस्को जो राजधानी है वो यूरोप में ही है। तो देखिए एशिया के पश्चिम में पड़ता है, ये पश्चिम एशिया में पड़ता है ब्लैक सी, ठीक है। पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप में, यदि कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे तो पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप के मध्य में अवस्था है ब्लैक सी। अब इसके आसपास कई सारे पहाड़ हैं, कई सारे पहाड़ हैं इसके यदि एक एक क्रम में देखेंगे तो इसके दक्षिण में पोंटिक के पहाड़ हैं। ये तुर्की वाले क्षेत्र में पोंटिक पहाड़ हैं, दक्षिण में इसके पोंटिक के पहाड़ हैं। यदि हम इसके पूरब की बात करें तो इसके पूरब पे काकेशस पर्वत श्रेणी है। यहां पे देखिए जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, ये यहाँ पे काकेशस कंट्री भी इनको कहते हैं और यहाँ पे काकेशस पर्वत श्रेणी है, काकेशस। तो इसके पूर्व में काकेशस पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में इसके पोंटिक के पहाड़ हैं और यदि उत्तर की बात करें तो इसके उत्तर में क्रीमियन पहाड़ है। यहाँ पे ये क्रीमिया प्रायद्वीप है ना, तो यहाँ पे क्रीमियन पहाड़ है, क्रीमियन पहाड़ या पर्वत कह सकते हैं, ठीक है। तो इधर काकेशस पर्वत है, इधर पोंटिक के पहाड़ हैं और इधर आपका क्रीमियन पर्वत है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके पश्चिम में, यहां पर आप देखेंगे इसके पश्चिम में बाल्कन माउंटेन्स हैं, बाल्कन पहाड़ हैं, बाल्कन माउंटेन्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दक्षिण में पोंटिक के पहाड़, उत्तर में क्रीमियन पहाड़, यहाँ पे काकेशस माउंटेन और यहाँ पे आपका जो है बाल्कन माउंटेन, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी का जो ज्योग्राफी है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे दो तीन सागर हैं, एक तो काला सागर, ये है ही है। काला सागर के साथ देखिए यहाँ पे एक अजोब सागर है, ये आप देख पा रहे हैं रूस की तरफ ही है। यूक्रेन और रूस के बीच में काला सागर भी है और अजोब सागर है। तो एक तो देखिए अजोब सागर है, यहाँ पे अजोब सागर, यहां पर है काला सागर। काला सागर का नाम काला सागर क्यों पड़ा ये भी डिस्कस करेंगे। एक सागर यहाँ पे देखिए टर्की के पास है, टर्की के मध्य में अवस्थित है पूरा का पूरा। इधर भी टर्की है और इसके उत्तर में भी टर्की है, दक्षिण उत्तर सब टर्की है। इसको बोलते हैं मरमरा सागर, मरमरा सागर, ठीक है, मरमरा सागर, सी ऑफ मरमरा। इसके बाद देखिए यहां पे ये भूमध्य सागर का ही हिस्सा है। भूमध्य सागर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ये है एजियन सागर, एजियन सागर। तो एजियन सागर भूमध्य सागर का एक हिस्सा है, एजियन सागर, फिर मरमरा सागर और फिर ब्लैक सी और फिर अजोब सी। यदि उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए आ जाएं कि उत्तर से दक्षिण इनका क्रम तय करिए तो क्रम तय कर सकते हैं। पहले अजोब सागर है उत्तर में, फिर काला सागर है,
इसके बाद आपका जो है यहाँ पे मरमरा सागर है और मरमरा के बाद एजियन सागर है। क्रम लिख लेंगे आप, क्रम अजोब सागर, फिर आपका जो है काला सागर, काला सागर के बाद मरमरा सागर। ऐसे ही पूछता है और कैसे पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन बना सकते हैं। एजियन सागर, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। तो ये क्रम आपको उत्तर से दक्षिण याद रखना है इस एरिया में। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि भैया कौन कौन से देश के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक बार कंट्री भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। मैंने पर्वत श्रेणियां आपको बता दी। अब याद रखिएगा, पोंटिक आपका ये तुर्की वाले क्षेत्र में है। ठीक है, काकेशस आपके कहाँ पे हैं ये भी आपको बता दिया। काकेशस कंट्री 3 है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, काकेशस कंट्री के तौर पे है। अब आगे चलते हैं, एक बार कंट्रीज देख लेते हैं कि किस किस कंट्री के साथ आपका ये जुड़ा हुआ है। ब्लैक सी, हाँ इसी में देख लेते हैं। नंबर 1 में रशिया है, नंबर 1 रशिया, रूस। ठीक है, रूस के जस्ट बगल में यूक्रेन है, नंबर 2 यूक्रेन है। फिर इसके बाद कौन सा है, इसके बाद यहां पे देखिए रोमानिया, रोमानिया के साथ भी सीमा साझा करता है, नंबर 3। रोमानिया के बाद है बुल्गारिया, नंबर 4। बुल्गारिया के बाद है तुर्की, नंबर 5। और तुर्की के बाद है यहां पे जॉर्जिया, नंबर 6। कितने टोटल, 6 कंट्री सीमा साझा करते हैं। 6 के 6 कंट्री को एंटी क्लॉकवाइज में आपको बताऊं या क्लॉकवाइज देख लेते हैं। रूस है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज रूस है, जॉर्जिया है, जॉर्जिया है, तुर्की है, तुर्की के बाद है आपका बुल्गारिया, हाँ बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद है आपका रोमानिया, और रोमानिया के बाद है आपका यूक्रेन। ये 6 कंट्री हैं आपकी, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। ये 6 कंट्री हैं। सभी को क्लियर है। एटलस माउंटेन अफ्रीका में पड़ता है आपका। एटलस माउंटेन यहां पे नहीं है, अफ्रीका में है वो। एटलस में कहां पे मिलेगा, एटलस में आप लोगों को मानचित्र निकाल लेना है यूरोप का। यूरोप का मानचित्र निकाल लीजिए, यूरोप का मानचित्र, यूरोप के मानचित्र में आपको मिल जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा, मैं दिखा देता हूं। कंप्लीट यूरोप का मानचित्र निकाल लीजिएगा। ये है काला सागर यूरोप के मानचित्र में, ये वाला यहां पे मिल जाएगा। ये पॉलिटिकल है, इसमें सारे कंट्री देख लीजिएगा। यहां पे आपको ज्योग्राफी मिल जाएगी इसकी। ठीक है, सब मिल जाएंगे। बाल्कन पर्वत श्रेणी, क्रीमियन आपको मिल जाएंगे, पोंटिक मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। थोड़ा सा देखो, यही शार्पनेस के साथ देखना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये कंट्री भूलेंगे तो नहीं, 6 देश ये भूलेंगे तो नहीं आप लोगों को, 6 देश किसी को भूलेंगे तो नहीं। रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक तो ये ध्यान दे लीजिएगा। अच्छा, अब यहां पे एक मजे की बात ये है कि एक मजे की बात जो यहां पे ये है कि इस पे बहुत इंटरेस्ट ले रहा है अमेरिका। अमेरिका बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। अमेरिका काला सागर के साथ अपने रिलेशंस को इतना स्ट्रांगली दिखाने का कोशिश कर रहा है। क्यों क्यों दिखाना चाह रहा है, क्यों काला सागर को दिखाना चाह रहा है, एक बार ध्यान से समझिएगा। यहां पे जो ये कंट्री है ना, एक तो तुर्की, ये नाटो सदस्य है, तुर्की हो गया आपका। बुल्गारिया, बुल्गारिया भी आपका जो है नाटो सदस्य है। रोमानिया भी आपका नाटो सदस्य है। 3 तो ये नाटो सदस्य हैं इसमें। अभी ट्राई क्या कर रहा है ये कि यूक्रेन को भी नाटो बना लिया जाए, यूक्रेन को भी नाटो की सदस्यता को लेकर ट्राई मार रहा है ये। ठीक है,
जॉर्जिया के लिए भी ये काम कर रहा है नाटो सदस्यता के लिए। जॉर्जिया इन दोनों देशों के लिए प्रयास कर रहा है। अभी फिनलैंड हाल ही में बना है आपका। तो चूंकि यहाँ पे नाटो कंट्रीज भी सीमा साझा करती हैं, इसलिए अमेरिका की यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि रूस का प्रतिद्वंदी है, रूस काउंटर रशिया पॉलिसी के तौर पे वो इस क्षेत्र को एक रणनीतिक क्षेत्र के तौर पे देखता है अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रखना है। नाटो देशों और रूस के बीच में टकराव के कारण से काला सागर का एक सामरिक महत्व है, एक सामरिक क्षेत्र है, इसका एक सामरिक महत्व है। और यही नाटो सदस्यता के कारण से आज यूक्रेन और रूस के बीच में एक लंबे अंतराल से युद्ध चल रहा है। युद्ध का कारण यही है। ठीक है, अब यहां पे एक दो पॉइंट और मैं आप लोगों के डिस्कस करना चाहता हूं। काला सागर का नाम काला सागर क्यों पड़ा है, क्या रीजन है इसको काला सागर कहते हैं? दो कारण है। पहले तो यहां पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। काला सागर के पानी में ऑक्सीजन की कमी होने के साथ साथ यहां पे भारी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो एक तो ऑक्सीजन की कमी है और दूसरा जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की उच्च सांद्रता के कारण से यहां पर जो है बहुत सारी धातुएं, बहुत सारे पौधे, बहुत सारे पशु जो लंबे समय तक यहां पर हैं, तो यहां पर जो है एक तरीके से काले रंग का कीचड़ बन चुका है इस पूरे कुछ एरिया तक में, मतलब पूरे काला सागर में नहीं, कुछ क्षेत्र में, जिस कारण से भी इसको काला सागर कहते हैं। ठीक है, काला सागर को लेकर कई परिकल्पनाएं हैं। इसके अलावा जो है कई सारे नाविक जो यहां पे नेविगेट करते हैं, पहली बात तो ये बहुत दुर्गम है, नेविगेट करने में इसको बहुत कठिनाई आती है। कहते हैं सर्दियों में यहां पे भयंकर तूफान आते हैं और तूफानों के कारण से पूरा का पूरा समंदर जो है काला दिखाई देता है। ठीक है, और काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मतलब भयंकर तूफान जो होते हैं उन तूफानों के कारण से पूरा समुद्र काला दिखाई देता है, इसलिए भी इसको ब्लैक सी कहते हैं। तो ब्लैक सी कहने के कई सारे इसके रीजंस हैं, कई सारी थ्योरी हैं। कुछ जो है इसको स्थान से भी जोड़ते हैं कि ये उत्तर में अवस्थित है, इस कारण से उत्तर में अवस्थित होने के कारण से इसको ब्लैक सी कहते हैं। तो ये अलग अलग रीजंस हैं इसको लेकर के। ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपको ये समझना है। तो काला सागर से सीमा साझा करने वाले 6 देश आपको याद हो गए, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर देंगे। ठीक है, काला सागर के साथ 6 देश कौन से? रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और जॉर्जिया, या रूस, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। आराम से याद हो जाएंगे, 6 बहुत ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन संभवतः यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब काला सागर की यदि हम इंपॉर्टेंस की बात करें कि काला सागर का महत्व क्या है, क्यों काला सागर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों काला सागर के लिए रूस के लिए इंपॉर्टेंट है, सबकी रुचि काला सागर को लेकर के है, तो काला सागर का स्ट्रेटेजिक महत्व क्या क्या है, रूस क्यों चाहता है काला सागर में प्रभाव बना रहे और नाटो क्यों चाहता है कि काला सागर में प्रभाव बना रहे। सबसे पहली बात, रूस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, रूस के पास खुला समुद्र नहीं है। रूस के पास खुला समुद्र नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे बात कर रहे हैं, रूस के पास तो समंदर ही समंदर है। देखिए, रूस के पास जो समंदर है ना, वो आर्कटिक महासागर के साथ जुड़ा हुआ है। अब आर्कटिक महासागर में तापमान इतना कम होता है कि वहां पे ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा है, पूरा का पूरा वो नेविगेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वहां पे 1-2 बंदरगाह छोड़ दे तो बाकी के सारे बंदरगाह कार्य नहीं किए जा सकते। यानी यदि रूस को यूरोप के साथ जुड़ना है तो रूस के पास काला सागर ही एक माध्यम बनता है। ठीक है, यूरोप से जुड़ाव के लिए। तो पहली बात तो इसका एक सामरिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यूरोप से बाजार तक, यूरोप के मार्केट तक पहुंचना है, यूरोप के बाजार तक पहुंचना है यदि रूस को, तो यूरोप के लिए पहुंचने का एकमात्र जो माध्यम है वो आपका कौन सा है, काला सागर। ठीक है, अच्छा, काला सागर रूस से यदि हम निकले, मान लो रूस से कोई व्यक्ति काला सागर जाए, तो काला सागर रूस से जाने के लिए कई सारी जल संधियों से गुजरना पड़ेगा। कई सारी जल संधियां पड़ती हैं। एक बार उन सभी जल संधियों को आप लोगों को याद कर लेना चाहिए कि काला सागर में कितनी जल संधियां हैं। मैं यहां पे कुछ जल संधियों के नाम लूंगा। देखिए, सबसे पहले आपका जो है ये रूस है, यहां पे
तो ये पहले अजोब सागर है, मान लीजिए अजोब सागर से आते हैं हम लोग, तो अजोब सागर और काला सागर को जोड़ने के लिए एक यहाँ पे संधि है जिसको हम बोलते हैं कर्च स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? कर्च जल संधि। क्या बोलते हैं इसको? कर्च जल संधि। यहाँ पे कर्च जल संधि। यदि हम अजोब सागर से एंटर करते हैं तो अजोब सागर से आते हैं तो हमें कर्च स्ट्रेट मिलेगी, कर्च जल संधि मिलेगी। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद काला सागर में आएंगे तो काला सागर से हमें मरमरा सागर जाना पड़ेगा। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है जिसका नाम है बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि, एक जल संधि आपकी ये है बॉस्फोरस जल संधि, एक आपकी कर्च जल संधि है और दूसरी आपकी बॉस्फोरस जल संधि है। ठीक है। इसके बाद जब हम मरमरा सागर से एजियन सागर में जाते हैं तो एजियन सागर में जाने के लिए यहां पर भी एक जल संधि पड़ती है जिसको हम बोलते हैं डार्डानेल जल संधि। डार्डानेल जल संधि, यहां पर डार्डानेल जल संधि है। तो तीन जल संधियां आपको याद रखनी है। कर्च स्ट्रेट आपके अजोब सागर को काला सागर के साथ जोड़ती है। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। और इसके बाद मरमरा सागर से हमें जो है एजियन सागर आना यानी भूमध्य सागर के साथ जुड़ना है, तो इसके लिए डार्डानेल जल संधि है। ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति रूस से निकलेगा, अजोब सागर के थ्रू आएगा, तो अजोब सागर से प्रवेश करेंगे, पहले कर्च जल संधि पहुंचेंगे, कर्च जल संधि से ब्लैक सी पहुंचेंगे, ब्लैक सी से बॉस्फोरस स्ट्रेट पहुंचेंगे, बॉस्फोरस स्ट्रेट से मरमरा सागर पहुंचेंगे, मरमरा सागर से आप डार्डानेल जल संधि के पास पहुंचेंगे और डार्डानेल जल संधि से एजियन सागर में पहुंचेंगे और एजियन सागर भूमध्य सागर के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है सभी को? एजियन सागर आपका भूमध्य सागर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये आपका एक जो है, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। जल संधियों से तीन जल संधियां हैं, कर्च स्ट्रेट, डार्डानेल जल संधि, बॉस्फोरस से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। बॉस्फोरस ब्लैक सी को आपका मरमरा सागर के साथ जोड़ता है। ठीक है। चलिए, हाँ, सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है आपकी, यहां पे डार्डानेल स्ट्रेट है, मरमरा टू एजियन सी, और यहां पे आपका कर्च स्ट्रेट है, सी ऑफ अजोब के साथ कर्च जल संधि जुड़ी हुई है। इसके बारे में और दो तीन चीजें समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि ये रूस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि काला सागर रूस को एक ज्योग्राफिकल क्या करता है, लीड प्रदान करता है यूरोप के बाजार तक पहुंचने के लिए। ठीक है। दूसरा जो है, सबसे बड़ी चीज ये है कि रूस का जितना भी आपका मतलब बाजार है, मार्केट है, उसकी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था का जो है एक इंपॉर्टेंस यहां पर देखने को मिलता है। दूसरा, कहीं ना कहीं पे ये भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार है। ठीक है। और भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार के लिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो काला सागर है एक बफर जोन है, ये एक आपका बफर जोन है। बफर जोन किस तरीके से है, नाटो कंट्री है रूस के आसपास, नाटो स्टेट है, जैसे बुल्गारिया आपका, रोमानिया नाटो कंट्री है, बुल्गारिया नाटो कंट्री है, और इधर आप देखेंगे तो यहां पर आपका तुर्की भी नाटो कंट्री है। तो नाटो के साथ यदि आप देखेंगे तो काला सागर में एक बफर स्टेट की तौर पे है, बफर जोन के तौर पे काम करता है नाटो और रूस को अलग करने के लिए, इसलिए रूस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हमेशा से रूस प्रयास करता आया है कि ब्लैक सी को कंप्लीट तरीके से कैप्चर करके रखे। काला सागर पर उसने अपने नौसैनिक बेड़े तैनात कर रखे हैं और उसने एक काला सागर बेड़ा बना रखा है। काला सागर बेड़े का एक लंबा इतिहास है। 1783 में इसकी स्थापना हुई थी, 1783 में। ठीक है। उसने बहुत सारे युद्धपोत यहां पे स्टैब्लिश कर रखे हैं, अजोब सागर में, काला सागर में और इधर तक मरमरा सागर में। इन सभी महासागरों में उसने जो है बहुत सारे युद्धपोत लगा रखे हैं। और इसका जो पूरा का पूरा मुख्यालय है, आपको पता है 2014 में उसने क्रीमिया प्रायद्वीप को भी जीत लिया था। ये क्रीमिया प्रायद्वीप है ना, याल्टा वाला, ये क्रीमिया प्रायद्वीप है, इसको यहां पर उसने मुख्यालय बना रखा है। तो यहां पे काला सागर बेड़ा है, पूरा नौसैनिक युद्धपोत है जो यहां पे इस पूरे क्षेत्र को क्या करता है, कैप्चर करके रखता है। तो एक आपको ये भी दिमाग में बैठा के रखना है सभी बच्चों को।
तो काला सागर इसलिए इंपॉर्टेंट है और काला सागर की ज्योग्राफी से इसलिए क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहां पे। स्पष्ट है? आप लोग भी अपने मानचित्र में सारी चीजें चिन्हित कर लीजिएगा, जितनी भी चीजें मैं चिन्हित करने के लिए आपको दे रहा हूं। ठीक है। और अभी तो रूस यूक्रेन युद्ध में काफी बड़े स्तर पे जो है इसने कब्जा करने का प्रयास भी किया है रूस ने, कि ब्लैक सी पे जो क्षेत्र उसके पास नहीं थे उन क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया जाए। और रूस ने अभी जो है ओडेसा पे कब्जा किया है, मारियोपोल पे कब्जा किया है, इन कई सारे क्षेत्रों पे भी कब्जा कर लिया है उसने। ठीक है। चलिए, तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ब्लैक सी को लेकर के। जितनी चीजें जरूरी थी ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से वो मैंने आपको बता दी हैं, और इसको लेकर के और जो भी डिस्कशंस होंगे आने वाले सेशंस में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे इस पे। ठीक है।